फाइनल अकाउंट का हम लोग ये सेकेंड लेक्चर्स देख रहे हैं और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड थ्योरी हम लोग फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको स्टूडेंट्स क्लियर किया कि फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 लेजर्स ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मैं आपके कन्वीनियंट के लिए स्टूडेंट बार बार बोल रहा हूं कि मैं पार्टनर्स कैपिटल भी ड्रॉ करूंगा। ट्रेडिंग को मैंने बताया कि स्टूडेंट्स आपका फैक्ट्री अकाउंट है, हम लोग उसमें वह एक्सपेंसेस और वह इनकम लिखते हैं विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं उस एक्सपेंसेस को बंद कर दूं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टूडेंट में बोलता हूं हमारा ऑफिस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग की तरह वो भी नॉमिनल अकाउंट ही है जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हैं। वह इनकम और एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स के बनने से नहीं है। अगर वो एक्सपेंसेस फॉर द टाइम बीइंग के लिए बंद भी हो जाता है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोडक्शन इमीडिएटली अफेक्टेड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्टूडेंट देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट। स्टूडेंट तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट के लिए देखो स्टूडेंट क्या लिखा है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ फर्म ऑन पर्टिकुलर डे। ध्यान में रखना स्टूडेंट, यहां पर इसने बोला है पर्टिकुलर डे। अब मैं यहां पर एक क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि आप जब फाइनल अकाउंट करोगे या 11th स्टैंडर्ड में किया होगा तो वहां पर भी आपने देखा होगा स्टूडेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड उसका ये रीजन है स्टूडेंट कि उसमें पूरे ईयर का इंफॉर्मेशन होता है। पूरे ईयर में क्या एक्सपेंसेस किया, पूरे ईयर में क्या इनकम हुआ, वो वहां पर लिखा रहता है। बैलेंस शीट के ऊपर स्टूडेंट लिखा रहता है बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है आज का। मतलब स्टूडेंट बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ उस पर्टिकुलर डे का इंफॉर्मेशन होता है जिस दिन ये फाइनल अकाउंट ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट डे देखोगे तो बैलेंस शीट आपको चेंज मिलेगा। उसमें के कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो शायद क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपका कैश बैंक आज कुछ था, नेक्स्ट डे को शायद कुछ अलग हो जाएगा। आपके पास जो आपके डेटर्स थे आज फिगर कुछ था, कल को किसी ने आपको पेमेंट कर दिया, डेटर्स का फिगर कुछ अलग हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर डे का इंफॉर्मेशन होता है, पूरे ईयर का नहीं होता है। इसके लिए उसके ऊपर हेडिंग लिखा जाता है एज ऑन। ऑल द लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑल द लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द एसेट्स राइट हैंड साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ये भी ध्यान में रखने जैसा है कि बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। ये एक रीजन है कि अगर मैं बैलेंस शीट को छोड़ दूं, कोई भी XYZ हम लेजर बनाते हैं तो हम यहां पर डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। स्टूडेंट बैलेंस शीट के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है। उसका रीजन यही है कि बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, एक तरह से जस्ट एक इंफॉर्मेशन पास करने वाला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की जानकारी। तो वो आपको पर्टिकुलर डे का इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, वो आपका अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑन पर्टिकुलर डेट showing on one side property and possession and on side on the liability। एक साइड में आप एसेट्स देखोगे, दूसरे साइड में लाइबिलिटी। तो अब स्टूडेंट मेरे को थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट भी कवर करना है तो मैं फास्ट आपको बता दूं कि बैलेंस शीट्स के आइटम्स क्या है स्टूडेंट। तो यहां पर देखो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है स्टूडेंट ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लाइबल टू पे समवन। किसी भी रीजन से स्टूडेंट बिजनेस को किसी को पेमेंट करना है तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। अब जैसे यहां पर पार्टनर एग्जांपल के लिए पार्टनर्स का कैपिटल लिखा है, ए है, बी है, सी है। तो यहां पर स्टूडेंट बिजनेस और पार्टनर दो अलग अलग आइडेंटिटी है। पार्टनर ने पैसा लाया है
वो बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज नहीं तो कल पार्टनर का पैसा उनको क्या करना है, रिटर्न करना है। आप जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको ये सोचना है कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट हो। तो आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, ए ने, बी ने, सी ने पैसे लाके दिए बिजनेस को करने के लिए, तो आज नहीं तो कल जब बिजनेस चलने लगेगा तो ये पैसा अकाउंटेंट को वापस करना, ये पैसा अकाउंटेंट ने पार्टनर को फिर से वापस करना है। तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से क्या है, लायबिलिटी। इसी तरीके से करंट भी सेम है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको डिसोल्यूशन में। जनरल रिजर्व मैंने बताया ना स्टूडेंट की जब फॉर्म या बिजनेस प्रॉफिटेबल स्टेज पर था तो प्रॉफिट में से कुछ पैसे साइड में निकाल के रखे हैं, तो प्रॉफिट में से पैसे साइड में निकाल के रखे हैं, प्रॉफिट पे राइट्स किसका है, पार्टनर का है। तो ये पार्टनर के प्रॉफिट से निकाला हुआ पैसा है जो आज नहीं तो कल बिजनेस ने पार्टनर को रिटर्न करना है या बिजनेस के लिए खर्चा करना है। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स को फ्यूचर में पैसा देना है। लोन सपोज लिया है बिजनेस ने, लोन तो हमारे लिए लायबिलिटी है। लोन ऑन मॉर्गेज, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बिजनेस ने लोन लिया है तो आज नहीं तो कल वो लोन का पैसा रिटर्न करना है। बैंक से लोन लिया है, सेम। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अब यहां पर पार्टनर ने कैपिटल लाया, वो एक अलग चीज हो गया। अब इसके अलावा सपोज बिजनेस को फंड की जरूरत पड़ी तो यहां पर फर्म ने, बिजनेस ने किसी पार्टनर से ही लोन लिया। तो जब कभी भी बिजनेस पार्टनर को उनका पैसा रिटर्न करने जाएगा तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पहले वो उस पार्टनर के लोन को रिटर्न करे और उसके बाद से उनका कैपिटल, जो हम लोग डिसोल्यूशन में देखते थे स्टूडेंट। बिल्स पेबल, हम लोगों को बिल का पैसा देना है, किसी से हमने मटेरियल्स कुछ परचेज किया है, ड्यू टू एनी रीजंस हम लोगों को किसी को पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए लिया हुआ लोन होता है, तो आज नहीं तो कल आपको पैसा देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने किसी से मटेरियल्स वगैरह क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है, हमारी लायबिलिटी है कि आज नहीं तो कल उस बंदे को पैसा आपको क्या करना है, देना है। इसी तरीके से बिजनेस किसी भी तरह का कोई प्रोविजंस वगैरह कर रहा है तो भी उनके लिए क्या है, लायबिलिटी है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है ना स्टूडेंट की जिससे हम लोग मटेरियल्स क्या करते हैं, हम लोग परचेज करते हैं। तो यहाँ पर है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी हम लोगों ने काम किया नहीं है और सामने वाले आदमी से पैसा हम लोगों ने एडवांस ले लिया। इन फ्यूचर अगर किसी रीजन से हम काम नहीं कर पाए तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना। कोई भी पैसा हमारे लिए इनकम कब बनेगा, जब हम उस आदमी के लिए काम करें और पैसा लें। यहाँ तो काम किया नहीं और हम लोगों ने पैसे ले लिए हैं, तो अगर हम काम नहीं कर पाए तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो आज का स्टेटस ये है कि हमने काम नहीं किया, पैसा ले लिया, तो ये पैसा हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और इसी तरीके से ये टैक्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप एसेट्स देखोगे तो एसेट्स में क्या आता है, कोई भी ऐसा चीज वस्तु जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है, आज इसको हम लोग कैश में क्या कर सकते हैं, बिजनेस कैश में क्या कर सकता है, कन्वर्ट। अब गुडविल है, बिजनेस का अच्छा नाम है, रेप्यूटेशन है, गुडविल को भी बिजनेस कैश में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ा है डेप्रिसिएशन। हम लोग कोई भी एसेट्स यूज करते हैं, एसेट्स के यूज करने से उसकी वैल्यू दिन पर दिन क्या होती रहती है स्टूडेंट, कम होते रहती है। हम लोगों को यहां पर आज का करेक्ट स्टेटस लिखना रहता है, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना है। अभी सपोज हम लोगों के पास एक 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, 1 ईयर के बाद सपोज किसी रीजन से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 10,000 रुपीज से कम हो जाता है, तो आज का करेक्ट स्टेटस तो 90,000 है ना स्टूडेंट। तो हम लोग उस 1 लाख में से वो 10,000 रुपीज माइनस करेंगे तो हम लोगों को हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का करेक्ट वैल्यू मालूम पड़ेगा। आप डेप्रिसिएशन का मतलब ये ध्यान में रखो, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू क्या होना, कम होना।
तो हमारे पास कोई एसेट्स है, उसकी वैल्यू किसी रीजन से कम हो गई है, तो हम लोग उस एसेट्स में से जो वैल्यू कम हुआ है उसको माइनस करेंगे, तब जाकर हम लोगों को उस एसेट्स का करेक्ट वैल्यू क्या होगा मालूम पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर्स है, इक्विपमेंट्स है, डिलीवरी वैन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? लीज का तो मतलब होता है भाड़े पर, लेकिन अगर स्टूडेंट कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस भी जो मैं मोर देन 1 ईयर के लिए कर दूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। उसका बेनिफिट्स मेरे लिए मोर देन 1 ईयर के लिए अगर मिलेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। आप कभी कभी देखते हो कि कोई प्रॉपर्टी रेंटल बेसिस पे लेता है और एक ही साथ 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए उसका पेमेंट कर देता है। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी का रेंट बेसिस पे ही क्यों ना लिया हो, लेकिन अगर मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए उसका पेमेंट कर दिया, तो मोर देन 1 ईयर के लिए मैंने पेमेंट किया स्टूडेंट, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मैं मोर देन 1 ईयर के लिए कर रहा हूं, वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट किया स्टूडेंट। देखो आप कभी कभी देखते थे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट। तो सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन लिखा है प्रीपेड सैलरी, मतलब जो सैलरी का पैसा है हमने मोर देन 1 ईयर के लिए दे दिया। तो जो प्रीपेड सैलरी रहता था, जो आपने मोर देन 1 ईयर के लिए दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए दिया, तो उसको हम लोग कहां पे लिखते थे? एसेट्स में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो सिर्फ हम लोग ओनली 1 ईयर के इनकम और एक्सपेंस को लिख सकते हैं। 1 ईयर से ज्यादा के लिए इनकम, 1 ईयर से ज्यादा के लिए अगर 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपने एक्सपेंस किया, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रीमाइसेस है, पेटेंट है, लूज टूल्स है, इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एटसेट्रा। ये जितना देखोगे स्टूडेंट, ये सारा एसेट्स है। इन सारी चीजों को हम लोग कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। इसका पोजीशन किसके पास है? ओनरशिप किसके पास है? बिजनेस के पास है। आउटस्टैंडिंग इनकम। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम यहां पर क्या है? आउटस्टैंडिंग। मतलब हम लोगों ने काम कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला। काम कर दिया तो आज नहीं तो कल तो पैसा आपका मिलेगा ही ना। मतलब हमारा पैसा समझो एक तरह से किसी के पास पड़ा हुआ है। हम लोगों को आज नहीं तो कल उस आदमी से पैसे क्या करना है? लेना है। हमको कहीं से पैसे आने वाले हैं स्टूडेंट, तो भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। लोन एंड एडवांस देखो, क्लोजिंग स्टॉक देखो, डेटर्स देखो। अब डेटर्स का मतलब ही होता है, डेटर्स का मतलब ही होता है दोस्त टू होम वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने सामने वाले को क्रेडिट पर गुड्स बेचा है, तो डेफिनेटली उससे फ्यूचर में हम लोगों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एसेट्स है। बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। स्टूडेंट, जब मैं रियल क्वेश्चंस करूंगा उस समय समझाना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अभी कभी कभी आप देखते हो कि हमारा गुड्स लॉस हो जाता है बाय फायर। अगर हम लोगों ने स्टूडेंट उसका इंश्योरेंस निकाला है, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्या मिलेगा? कंपनसेशन। मतलब वंस अगेंस्ट हमको यहां पर किसी से पैसे मिलने वाले हैं, तो हमारे लिए एसेट्स। बिल रिसीवेबल, जिस तरीके से बिल पेबल था स्टूडेंट, बिल्स पेबल का मतलब बिल का पैसा हमको देना है, उसी तरीके से बिल रिसीवेबल का मतलब कि हमने किसी को क्रेडिट पर सेल्स किया था, हमको उस आदमी से बिल का पैसा लेना है। एंड सेम टाइम स्टूडेंट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो स्टूडेंट ऑल दीज आर द एसेट्स। ये सारी चीजें आपके लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स है। आपको क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस रहेगा और आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा। मैंने पहले ही क्लियर किया कि स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस कहां से बना, तो ट्रायल बैलेंस कहां से बना? जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर को क्लोज किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया उससे ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स रहेंगे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कितना रहेगा? सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। और जो एडजस्टमेंट रहेंगे स्टूडेंट, एवरी एडजस्टमेंट मस्ट टू इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट का कम से कम कितना इफेक्ट होगा? 2। एडजस्टमेंट का मतलब वह चीज है जिसका हम जर्नल नहीं कर पाए, जिसका अकाउंटिंग हमने नहीं किया। तो जब कभी भी आप देखते हो कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो एक उसका डेबिट एंट्री होता है, तो एक उसका क्या होता है? क्रेडिट एंट्री होता है। तो स्टूडेंट आपको एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस का ओनली 1 इफेक्ट और एडजस्टमेंट का एटलीस्ट कितना इफेक्ट रहेगा स्टूडेंट? 2 इफेक्ट रहेगा। अब जैसे यहां पर एडजस्टमेंट, मैं कुछ एडजस्टमेंट ही रिपीट करता हूं।
एडजस्टमेंट स्टूडेंट ज्यादा आपको समझ में आएगा जब सामने आपके क्वेश्चंस रहेगा तब। अब जैसा क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अभी हमारे पास मटेरियल्स क्या हो गया, बच गया। स्टूडेंट जब हमने मटेरियल्स परचेज किया था तो हम लोगों ने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखा। अब उसमें से कुछ मटेरियल्स आपको बच गया, तो इसका यह मतलब कि जितना आपने लाया था उतना यूज नहीं हुआ, मतलब जितना लाकर आपने जो फिगर लिखा है वो फिगर रॉन्ग हो गया। जैसे आपने 1 लाख का मटेरियल लाया था तो आपने क्या किया कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में सपोज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने 1 लाख रुपीस लिख दिया, लेकिन 10,000 का बच गया तो आपने यूज तो 90 ही किया ना। अब इसको कैंसिल करके 90 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास जो 10 बच गया ना स्टूडेंट, उसको हम लोग कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अपने आप जो इफेक्ट रहेगा वो इफेक्ट कितने का हो जाएगा, 90 का। तो ये रीजन है स्टूडेंट की एक इफेक्ट हम लोग कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए। और दूसरा हम लोग कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट का एसेट्स। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मटेरियल्स जो मैंने परचेज किया वो मोर देन 1 ईयर के लिए हो गया। 1 लाख का परचेज किया था, 90,000 दिस ईयर हुआ, 10,000 का बच गया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो परचेज हो गया, नेक्स्ट ईयर मैं यूज करूंगा ना। और मैंने पहले ही तो क्लियर कर दिया, कोई भी एक्सपेंस जो मोर देन 1 ईयर के लिए हुआ वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। दूसरा मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि जो मटेरियल्स मेरे पास बच गया, अगर मैं उसको अच्छे से रखूं तो डेफिनेटली वो मोर देन 1 ईयर रख सकता हूं, और मैं उसको चाहूं फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट करना तो उसको मैं कैश में भी क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये भी एक रीजन है कि वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग। अभी सपोज कोई एक्सपेंसेस देना क्या है, बाकी है। अभी सपोज हम लोगों ने सैलरी सपोज 11 मंथ का दिया, 1 मंथ का सैलरी देना बाकी है। हम लोगों को स्टूडेंट फाइनल अकाउंट में फुल 1 ईयर का इंफॉर्मेशन लिखना रहता है। फाइनल अकाउंट्स बनता है स्टूडेंट वो मिड ऑफ द ईयर के लिए नहीं बनता है, फाइनल अकाउंट कंप्लीट 1 ईयर के लिए बनता है। तो हम लोगों ने कोई XYZ एक्सपेंसेस किया है और उसमें का कुछ एक्सपेंसेस क्या है, बाकी है। तो कुछ एक्सपेंसेस बाकी है। सपोज अभी हम लोगों ने 11 मंथ का सैलरी, सपोज 11 मंथ का सैलरी हमने 11,000 रुपीस दिया है, और सपोज 1 मंथ का सैलरी अभी 1,000 रुपीस बाकी है। तो हमको तो पूरे 1 ईयर का इंफॉर्मेशन लिखना है ना स्टूडेंट, ये तो 11 मंथ का इंफॉर्मेशन है ना। तो 11 मंथ का इंफॉर्मेशन है, ये रॉन्ग है, मुझे तो 12 मंथ का लिखना है। तो 1 मंथ और इसमें क्या कर दूंगा स्टूडेंट, मैं प्लस कर दूंगा। मतलब रिलेटेड एक्सपेंसेस में मैं जो आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करूंगा, प्लस। और ये 1,000 रुपीज स्टूडेंट मुझे देना है, मैंने दिया कहां है, 11 दिया था, 1,000 देना है, ये मेरी लाइबिलिटी है। मुझे आज नहीं तो कल सामने वाले को ये 1,000 रुपीज क्या करना है, देना है, मेरी लाइबिलिटी है। ड्यू टू एनी रीजन वी आर लाइबल टू पे, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहां लिखेंगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो एक इफेक्ट क्या हो रहा है, जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, और दूसरा हम लोग कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब ये होता है स्टूडेंट पेड इन एडवांस। हम लोगों ने ज्यादा पेड कर दिया। अभी मैं बोलूं स्टूडेंट कि प्रीपेड मैंने कर दिया, तो जो वर्ड्स लिखा है उसी से समझ में आ रहा है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पहले ही पेड कर दिया। तो प्रीपेड किसके लिए होता है स्टूडेंट, करंट ईयर के लिए प्रीपेड हो सकता है क्या, करंट ईयर के लिए एक्सपेंसेस दो तो उसको प्रीपेड वर्ड बोल सकता हूं क्या, कभी नहीं। प्रीपेड किसके लिए बोलेंगे, जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए किया है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि स्टूडेंट जो हम अकाउंट्स करते हैं वो अकाउंट्स ओनली 1 ईयर के लिए करते हैं, मोर देन 1 ईयर का अकाउंट्स हम लोग नहीं करते हैं। सपोज अब मेरा एक सपोज रेंट है, रेंट लिखा है, और ये रेंट लिखा है सपोज 13,000, और ये रेंट है ना स्टूडेंट, मैंने 1,000 इसमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी दे दिया है। 13 मंथ का रेंट मैंने दे दिया है, 13 मंथ का, जबकि ईयर होता कितने दिन का है, 12 मंथ का। 1 मंथ का रेंट इसमें ज्यादा दे दिया ना स्टूडेंट, तो ये फिगर मेरा रॉन्ग हो गया। 12 मंथ का मुझे लिखना चाहिए, मैंने तो 13 मंथ का दे दिया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए 1,000 1 मंथ वाला रेंट इसमें से क्या करूंगा, माइनस। और आज का स्टेटस क्या है, आज का फैक्ट क्या है
कि 1000 रुपीज मुझे फ्यूचर में किसी को देना नहीं है, उल्टा मुझे लेना है। अगर नेक्स्ट ईयर मुझे उसका जगह कैरी नहीं करना रहेगा तो उससे मुझे लेना है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मैंने कोई एक्सपेंसेस मोर देन 1 ईयर के लिए कर दिया तो मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट, एसेट्स हो गया। तो सेकंड इफेक्ट स्टूडेंट उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट्स। इसी तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। स्टूडेंट मैंने किसी से ना एडवांस में पैसा ले लिया, मैंने एडवांस में पैसा लिया, काम नहीं किया और मैंने पैसा क्या कर लिया, ले लिया। अब यहां पर डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम, जो इनकम का पैसा मैंने एडवांस में लिया उसमें से हम लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस। सपोज जो रेंट लिखा था ना वो पेड था। अब कुछ समय के लिए समझना, यहां पर रेंट हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को रेंट रिसीव्ड होता है, हमारा प्रीमाइसेस है, हम किसी को भाड़े पर देते हैं। यहां पे सपोज हम लोगों ने स्टूडेंट पर मंथ पर भाड़े पर दिया 2000, तो 12 मंथ का 24 हो रहा है। सपोज सामने वाले आदमी ने हम लोगों को 25,000 रुपीज रेंट दे दिया, 25,000। तो दिस ईयर का रेंट कितना होना चाहिए, 2000 के हिसाब से 24, मुझे कितना मिला 25, 1000 रुपीज ज्यादा मिला। मैं फिर से ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो 25,000 रेंट है करेक्ट अमाउंट नहीं है ना बच्चा, करेक्ट अमाउंट तो 2000 इंटू 12, 24,000 ही रेंट मुझे मिलना चाहिए। रेंट मिला 25, तो इसका मतलब कि मुझे 1000 कभी के लिए मिला, नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो पैसा है 25, ये 2 इयर्स का इसमें पैसा है, दिस ईयर का भी है और कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी है। मोर देन 1 ईयर का अकाउंट्स तो लिख ही नहीं सकते, तो इसको करेक्ट करने के लिए 1000 रुपीज हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस 24 करेक्ट अमाउंट होगा। ये 1000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए ले लिया है। नेक्स्ट ईयर उसको मैं रेंट पर दूंगा कि नहीं दूंगा, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, आज का स्टेटस क्या है, आज का ट्रूथ क्या है। तो आज का ट्रूथ ये है कि दिस 1000 इज नॉट अ इनकम, दिस 1000 इज अ लायबिलिटी। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। स्टूडेंट मैं आपको यहां पर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, ये एडजस्टमेंट मैं काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा जब मैं एक्चुअल क्वेश्चन करूंगा। तब एक्चुअल क्वेश्चन करने में मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि मेरे पास वहां पर ये फिगर्स रहेंगे, तो किसमें से किसको माइनस करना है, किसमें से क्यों प्लस करना है। आप पेशेंस के साथ मेरा थर्ड लेक्चर देखो, थर्ड लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप देखोगे कि वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको थ्रू आउट द ईयर जब भी आप मेरे थ्रू अकाउंट से पढ़ोगे, मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको कुछ भी बाहर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो स्टूडेंट आप जब एक्चुअल क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पर देखोगे कि स्टूडेंट मैं एडजस्टमेंट को इससे भी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरे पास क्या रहेंगे स्टूडेंट, फिगर्स रहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा एक लेजर जो मैंने पहले ही क्लियर किया कि बनाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बनाऊंगा आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए स्टूडेंट। तो वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल एक बार स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल्स अगर आपके पास रहेगा तो फिर उससे मेरे को समझाना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल देखो स्टूडेंट, कितने टीचर्स पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते हैं, कितने बुक्स में नहीं देखोगे, लेकिन मैं पार्टनर्स कैपिटल क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आपको बनाऊंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अगर आपके पास रहेगा तो थोड़ा सा मुझे समझाना ज्यादा इजी रहेगा। तो आप जरा इस पार्टनर्स कैपिटल को भी देखो। ये पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर का अकाउंट है स्टूडेंट। पार्टनर्स का कैपिटल मैंने बताया ना क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां पर है कैश, एडिशनल कैश। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट, पार्टनर को जितना पैसा लाया, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो गया तो और पेमेंट लाना पड़ता है, और पैसे लाने पड़ते हैं, सॉरी। तो पार्टनर पैसे लेके आ रहा है तो बिजनेस में तो स्टूडेंट कैश आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल साइड में देखोगे कैश दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स यहां पर क्या बोलता है अकाउंटेंट को, देखो मैंने आपको बिजनेस करने के लिए पैसे लाके दिए,
अगर मैं आपको पैसे नहीं देकर ये पैसे मैं बैंक में रखूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर का बोलना 100% राइट है। तो पार्टनर ने जो कैपिटल लाया, पार्टनर उसके ऊपर बिजनेस से इंटरेस्ट मांगता है। अब पार्टनर बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है स्टूडेंट, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए क्या है स्टूडेंट, इनकम है। तो पार्टनर्स के आप क्रेडिट साइड में देखोगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहां पर पार्टनर सपोज कभी अपने लिए सैलरी का डिमांड करता है, पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, वो भी पार्टनर्स के लिए क्या है स्टूडेंट, इनकम है। डेबिट साइड में देखोगे कभी कभी पार्टनर्स का बैलेंस निगेटिव होता है, तो यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्रॉइंग। जिस तरीके से पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आता है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी, बिजनेस को आज नहीं तो कल रिटर्न करना है, उसी तरीके से कभी कभी पार्टनर को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है तो पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल वर्क के लिए, अपने घर के लिए पैसे विड्रॉ करता है। पैसे क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो पार्टनर यहां पर स्टूडेंट रिसीवर है, पार्टनर गिवर नहीं है, पार्टनर रिसीवर है। यहां पर बिजनेस को पार्टनर को फ्यूचर में देना नहीं है, पार्टनर से फ्यूचर में क्या करना है, लेना है। तो यहां पर पार्टनर रिसीवर है स्टूडेंट, तो ड्राइंग रहेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस तरीके से पार्टनर जब कैपिटल लेके आ रहा था तो वो क्या बोल रहा था कि मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट। उसी तरीके से आज पार्टनर बिजनेस में से पैसे लेकर क्या किया, गया। पार्टनर बिजनेस में से पैसे लेकर क्या किया, गया। तो यहां पर अकाउंटेंट बोलेगा कि जब आप पैसे लाते हो तो बिजनेस से इंटरेस्ट मांगते हो, तो आप पैसे लेकर गए तो बिजनेस को इंटरेस्ट दो। तो अगर पार्टनर इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो जाएगा, और ये पार्टनर का अकाउंट है ना स्टूडेंट, पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो पार्टनर के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरीके से, और फाइनली हम लोग क्लोज करेंगे स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि या तो डेबिट या तो क्रेडिट में आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा कि यहां पर हमारा थियरी फिनिश हुआ, और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा जब एक्चुअल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब। थियरी स्टूडेंट को थोड़ा बोरिंग लगता भी है, लेकिन आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप प्लीज आप क्वेश्चन आंसर देखना, आपको वहां पर बहुत ज्यादा समझ में आएगा। फाइनल अकाउंट में देखोगे स्टूडेंट 3 to 4 लेक्चर के बाद देखोगे एवरी क्वेश्चन वहां पर रिपीटेड, कुछ भी आपको नया मिलने वाला नहीं है। तो 5-6 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से आप कर लोगे ना स्टूडेंट, तो समझो कि आपका 15 मार्क्स क्या हो गया, सिक्योर हो गया। 12 to 15 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। फाइनल अकाउंट स्टूडेंट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट। तो यहां पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना थ्योरी फिनिश कर लिया। ये हम लोगों ने देखा कि फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना है, बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करना है, पार्टनर्स कैपिटल का भी लेजर्स हम लोगों ने देखा। अब स्टूडेंट क्वेश्चंस में आपको लोग क्या देते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चंस में वो लोग देंगे ट्रायल बैलेंस और आपको देंगे एडजस्टमेंट। क्वेश्चंस में आपको क्या देंगे स्टूडेंट्स, वो लोग क्वेश्चंस में देंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और क्या रहेगा स्टूडेंट, एडजस्टमेंट रहेगा। अब जो ट्रायल बैलेंस रहेगा स्टूडेंट, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस आपको कहां से मिलता है। तो कोई भी XYZ ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शंस का एंट्री होता है, एंट्री को लेजर में लिखते हैं, लेजर को हम क्लोज करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है स्टूडेंट, उससे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स आया है उसका जर्नल हो गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे हमारे फाइनल अकाउंट में तीनों लेजर में से कहीं ना कहीं एक ही जगह जाएगा। और एडजस्टमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट जिसका आज हम एंट्री करने वाले हैं। तो जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शंस का आप एंट्री करते हो तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ओनली वन इफेक्ट, और एवरी एडजस्टमेंट का कम से कम कितना इफेक्ट होगा स्टूडेंट, 2 इफेक्ट होगा। अब यहां पर स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग अगर स्टूडेंट को समझ में आ जाए तो उसका क्वेश्चन उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है।
तो मैं इस तरीके से समझाता हूं कि आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस रहेगा। अब आप ट्रायल बैलेंस देखोगे स्टूडेंट, तो ट्रायल बैलेंस का आपको दो साइड मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में आपको दो साइड मिलेगा। एक होगा आपका डेबिट साइड और एक होगा आपका क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में स्टूडेंट जो भी आइटम्स रहता है वो क्या आइटम्स रहता है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक्सपेंस रहता है, लॉस रहता है, या तो स्टूडेंट एसेट्स रहता है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या रहता है, तो इनकम रहता है, गेन रहता है और आपके लिए लायबिलिटी हो सकता है। अब स्टूडेंट को मैं ये समझाता हूं कि जब डेबिट साइड का पोस्टिंग करोगे, तो यहां मैं बार बार पोस्टिंग बोल रहा हूं स्टूडेंट, यहां ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, पोस्टिंग बोल रहा हूं। तो पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि वी ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव प्लेस। तो डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो वो कहीं ना कहीं डेबिट साइड में ही जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही जाएगा। या अगर एसेट्स रहा तो बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा। एसेट्स का मतलब ही तो डेबिट बैलेंस होता है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन आएगा कि ट्रेडिंग में क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखूं। तो स्टूडेंट एक्सपेंस एंड लॉस हुआ, एक्सपेंस एंड लॉस सपोज हुआ, तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखोगे। अब डेबिट में लिखोगे, ट्रेडिंग में क्या लिखूंगा, इफ डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में, अगर इनडायरेक्ट हुआ तो कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर स्टूडेंट सपोज वो एसेट्स हुआ तो हम लोग कहां लिखेंगे उसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इससे आपका पोस्टिंग एटलीस्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स। अगर वो एक्सपेंस एंड लॉस हुआ तो कहां जा सकता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब फिर क्वेश्चन की ट्रेडिंग में क्या जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस है, डायरेक्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, तो ट्रेडिंग में जाएगा। इनडायरेक्ट जिसको मैं बोलता हूं कि ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और अगर वो एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ऐसा कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है, बिजनेस उसको कैश में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, वो सारी चीजें बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, इनकम, गेन और लायबिलिटी। इफ इनकम, गेन, अगर इनकम और गेन है तो वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम पोस्टिंग भी कहां का कर रहे हैं, क्रेडिट साइड का। अब फिर से क्वेश्चन वही कि ट्रेडिंग में सर क्या लिखूं, तो डायरेक्ट इनकम रहेगा, डायरेक्ट तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। एंड सपोज इफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी है मेरा बच्चा लोग, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये ओके। तो अगर ये चार्ट ध्यान में रहेगा स्टूडेंट, तभी भी आपसे गलती नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स। आप रीड करोगे, रीड करके आपको मालूम पड़ा कि अरे ये एक्सपेंस एंड लॉसेस है, तब दिमाग आप चलाना कि डेबिट में तो जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग में क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखूं। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉस है, ऐसा एक्सपेंस एंड लॉस जिसको बंद कर देने से मेरा मैन्युफैक्चरिंग, मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फैक्ट्री से जो रिलेटेड है वो ट्रेडिंग को चला जाएगा, जो ऑफिस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस को चला जाएगा। और अगर हमारा एसेट्स है तो कहां पे चले जाएगा, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स, तो हमारे एसेट्स को चला जाएगा।
जब आप पोस्टिंग क्रेडिट का करोगे डियर, तो आप डेबिट साइड के बारे में सोचना ही मत। डेबिट साइड में क्या आता है? इनकम, गेन और लायबिलिटी। अभी अगर सपोज आपका इनकम और गेन है तो कहां जाने वाला है? ट्रेडिंग और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। अब फिर से क्वेश्चन, सर ट्रेडिंग में क्या और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या? डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम है ऐसा इनकम जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है, पैसा आया लेकिन बिजनेस से नहीं आया, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। और अगर स्टूडेंट अगर लायबिलिटी है, ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस ने किसी को पे करना है, लायबिलिटी है, तो कहां पे चले जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगर इतना भी ध्यान में रखोगे स्टूडेंट तो आपसे पोस्टिंग रॉन्ग नहीं होगा। जहां तक बात एडजस्टमेंट का, जब मैं क्वेश्चन करूंगा डेफिनेटली आपको स्टूडेंट एडजस्टमेंट समझ में आएगा। आपको ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर मीनिंग आपको ध्यान में रहेगा, समझ के पढ़ोगे तो आपको बाहर नहीं करना है। थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द लेक्चर 11 से लेकर मैं एमकॉम तक जो भी आपको अकाउंट्स पढ़ाऊं स्टूडेंट, कहीं पर भी आपको बाहर नहीं करना है। अगर आप बाहर करके अकाउंट्स पढ़ते हो तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर।